हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का क्लास जो है यह कक्षा 12वीं के लिए इतिहास और नागरिक शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान भी कहते हैं, उसके तहत जो हम लोग पूर्व में अध्ययन कर रहे थे, जो हमारा विषय वस्तु था भारतीय संविधान का निर्माण, उस कड़ी में कुछ आगे तक पहुंच चुके थे, जहां हम लोगों ने पूर्व में भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित उसमें क्या क्या अध्ययन करना है उसके विषय वस्तु को, और साथ ही उसमें हम लोग उसके परिचय तक पहुंच चुके थे। आज उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जो हमारी परीक्षा होती है उसमें प्रश्न का मोड क्या होता है, इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्न रहता है, या विभिन्न बोर्ड में या विभिन्न एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न का जो मोड होता है, आइए इससे हम लोग जो संबंधित प्रश्न रहते हैं जो पूछे जाते हैं वो क्या होता है। तो सीधे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताएं, या दूसरे लहजे में अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस बोर्ड पर हमने कुछ संकलन किया है उसके कुछ पॉइंट्स को, जिसे मैं डील करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ से अपने कॉपी में इस टॉपिक के इस आंसर को नोट कर लें और इस तरह से हूबहू उतारने का प्रयास करें, तो आपका ये एक प्रश्न जो है हल हो जाएगा। और यह प्रश्न निश्चित ही रूप से कभी न कभी कहीं ना कहीं आपको टकराएगा और ये पूछा जाता है। तो आइए देखिए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट दिए हैं, इसमें से जिस मोड में आपका प्रश्न रहे, अगर 2 नंबर वाले में रहे तो 2-3 पॉइंट आप इसमें से चुनकर वहाँ लिख सकते हैं। अगर ये 5 या 6 नंबर वाले प्रश्न में आते हैं तो 5 या 6 पॉइंट्स उसमें दे सकते हैं, जो आपको उस समय याद आ जाए, और इसको आप जरूर अपने जहन में सेट करने का प्रयास करें। तो आइए देखिए हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला विशेषता जो हमारे भारतीय संविधान की है वह देखिए कि भारतीय संविधान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी बताया था कि जो विश्व के संविधान थे वो किस किस प्रकार के बने हुए थे, जिसमें आपने लिखित, अलिखित, निर्मित, विकसित, लचीले एवं कठोर इत्यादि संविधान के रूपरेखा, प्रारूप या उसका प्रकार कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है कि यह विश्व की, जैसा कि आप लिखा हुआ आप देख रहे हैं, यह विश्व की विशालतम लिखित एवं निर्मित संविधान है। 3 वर्ड आ गया यहाँ पर, विशालतम। इससे क्या मतलब हो गया कि यह बहुत ही, क्योंकि आप इसके अनुच्छेदों में देख रहे थे कि यह कितने भाग में, ये वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियों और 465 के लगभग जो है इसमें अनुच्छेद आ गए हैं। तो इतना बड़ा विशाल संविधान अभी तक विश्व में कहीं का नहीं हुआ है। इसलिए यह पॉइंट जो है आप जरूर याद रखें कि यह विश्व की विशालतम लिखित, जितने सारे ये पॉइंट्स हैं आपके 25 भाग, 12 अनुसूचियां या 465 अनुच्छेद जो है, ये सब आपको रिटन फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी, जिसकी एक बड़ी सी पुस्तक होती है जिसे आप संविधान कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई कि यह विशालतम लिखित एवं निर्मित संविधान है। एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गया। दूसरा देख लीजिए कि ये जो भारतीय संविधान है, अर्थात इसमें लचीलेपन एवं कठोरता का समन्वय है। यहां भी 2 टर्म आ गया। हमने संविधान के प्रकार में भी आपको बताया था कि लचीला और कठोर, तो लचीलेपन एवं कठोरता का समन्वय है। अर्थात जो भारतीय संविधान बनी है यह कठोर भी है और लचीला भी है। यह किस मायने में, इससे क्या आशय है? तो लचीला तो आप समझ रहे हैं कि हमारे संविधान का जो मूल थीम है, अर्थात जो मूल अनुच्छेद है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती, वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें संशोधन करके कुछ नई बातें जरूर रखी जा सकती है। ये हमारे लचीलेपन का
द्योतक है। और दूसरा कठोरता, कठोरता इस बात को लेकर के कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें जो भी कोई नई बात जुड़ी जाती है तो वो हमारे संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों से मिल करके दोनों की सहमति के साथ, उसमें सहमति 2/3 की जरूरत होती है, और साथ ही हमारे जो राज्य हैं उसमें भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी वो कानून बन पाता है। तो एक तरह से यह कठोरता का भी परिचायक हो गया। दूसरा कठोरता इस अर्थ में कि जो हमारे संविधान का मूल भाव, जो उस समय जिस समय निर्माण हो रहा था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो चीज हमेशा बनी रहेगी। तो ये इसके कठोरता का द्योतक हो गया। तो हमारा संविधान विश्व के संविधान में एक अद्वितीय मिसाल पेश करता है कि यह लचीला भी है और कठोर भी है। तो 2 पॉइंट आपके सामने आ गए। तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि जो हमारी भारतीय संविधान है इसके द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है। संसदीय शासन प्रणाली से अर्थ क्या हो गया कि जैसा आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो विदेशी स्रोत है, जिसको हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, इसमें संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन की संविधान से आई है। और संसदीय शासन प्रणाली के तहत हमारे यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। केंद्र में भी 2 सदन और राज्य के भी बहुत से राज्यों में 2 सदन। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा, ये केंद्र के लिए हो गया, और विधान राज्यों के लिए यहां आ गया विधानसभा और विधान परिषद। तो ये 2 व्यवस्थाएं हो गई। तो ये हमारे संसदीय शासन प्रणाली को अंकित करती है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है वो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को स्थापित करती है। अगला पॉइंट है कि इसमें राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शासन है वो केंद्र और राज्य में बटा हुआ है। केंद्र राज्य के साथ साथ वर्तमान में एक और भी व्यवस्था की गई है जो हमारे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को भी अंकित करता है। तो यहाँ केंद्र और राज्य के बीच जो शासन का बंटवारा है उसके लिए केंद्र सरकार एक नीति जारी करती है, इसका भी यहाँ समन्वय है। तो इसमें राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व केंद्र के द्वारा दिया जाता है, जिसका समावेश किया गया है। अगला पॉइंट है कि हमारी जो भारतीय संविधान है यह नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। इस बात को जरूर आप खास तौर से दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और यहां से एक प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप इसको भी यहां से तैयार कर लें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहा जाता है। तो ये क्या है, इसको जरा सा देख लीजिए कि हमारे भारतीय संविधान द्वारा भारत के वैसे नागरिक जिसकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष या उससे ऊपर हो गई है या उससे अधिक हो गई है, तो उसको क्या है कि उसको मत डालने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यह जो मत देने का प्रावधान है, वोट डालने का जो अधिकार है, यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। इसमें कोई जाति पाति रंग भेद ऊंच नीच इत्यादि का कोई मायने नहीं रहता है, अर्थात सभी के लिए एक देश एक मत और एक मूल्य का प्रावधान है। तो यही हमारे नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। इसके तहत आप कह सकते हैं कि एक देश एक मत और उसका एक मूल्य, और ये कितने के लिए? तो 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो गया है उसे ये अधिकार है। तो यह नागरिकों को क्या देता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे भारतीय संविधान द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली क्या है? तो ये है केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और उसके नीचे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को भी पुनः 2 भागों में बांट दिया गया, शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए भी आप जानते हैं कि जहां नगर निगम चुनाव होती है, मेयर महापौर, और ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया
इत्यादि, सरपंच का जो चुनाव होता है, तो ये हमारे स्थानीय शासन प्रणाली की बात हो गई। यही हमारे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अंकित करता है और इसका प्रावधान हमारे कानून अर्थात संविधान में भी किया गया है। तो ये एक बड़ी विशेषता हो गई। तो हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता एक और रही कि यहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली रही है और यह सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि सत्ता यदि किसी एक जगह केंद्रित हो जाती है तो वहां फिर बहुत अलग अलग चीजें होने की गुंजाइश हो जाती है। तो यहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के तहत सत्ता को बांट दिया गया और ये सरकार को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज भारतीय संविधान के रूप में हमें मिली है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान ने जो भारत के नागरिक हैं अर्थात नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित करता है। जो भी कोई भारत के नागरिक हैं उसको हमारे संविधान के द्वारा क्या मिला है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। यदि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होता है और हमारा कुछ अधिकार भी है। तो ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक अधिकार जो है हमारे अभी इसकी संख्या 7 है और मौलिक कर्तव्य जो हमारा है, हमारा देश के प्रति जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, जिसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। तो ये हमारे 11 कर्तव्य है हमारे देश के प्रति और मौलिक अधिकार जो हमारे 7 हैं, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान भारतीयों के लिए किस तरह के राष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो यह पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ समझ गए आप? कभी कभी इसका अर्थ धर्म निरपेक्ष से भी लगा लिया जाता है। तो ये पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि यहां किसी भी पंथ के लोगों को, किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कोई परहेज नहीं है। सब समान रूप से यहां जी सकता है। हर कोई अपने त्योहार को, अपने उत्सव को, अपने विचारों को खुले मन से यहां प्रयोग कर सकता है, एक दूसरे से हिल मिल सकता है। इसके लिए कानूनी रूप से कोई जो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह हमारे संविधान की बड़ी विशेषता रही है। यह पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आप यहां से इसे भी समझ गए, यह हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगला कि इसमें संविधान संशोधन या संवैधानिक उपचार का प्रावधान है। हमारा जो संविधान बन गया, इतने लंबे चौड़े जो संविधान बन गए, उस संविधान को भी फिर से लोगों के हित में यदि उसके नियम कानून नहीं आ रहे हैं तो उसमें संशोधन करने का, उसके उपचार करने का प्रावधान जो हमारे विशेषज्ञ थे, हमारे जो विश्लेषक थे, उन्होंने वो करके गया है। तो हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि एक बार जो संविधान बन गई उसमें हेरफेर किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है संवैधानिक संशोधन के तहत। यदि उसमें जो हमारे लोकसभा या राज्यसभा दोनों की सहमति बन जाती है, दोनों के सदस्यों की सहमति बन जाती है, उसके कुछ प्रावधान है उसको फुलफिल करते हुए, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। यह भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। और आखिर में हमने यहां समेटने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। विश्व के और भी कई देश हैं, हम उदाहरण के तौर पर अमेरिका को ले सकते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। दोहरी नागरिकता से अर्थ है कि वहां भी केंद्र और राज्य में सत्ता बटा हुआ है, तो वहां केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। उदाहरण के लिए यदि मान लेते हैं कि हम भारत के किसी अन्य प्रांत के, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, किसी अन्य राज्य के हैं और हम भारत के हैं, तो भारत के लिए भी एक हमारी नागरिकता होगी और जिस राज्य के हैं उस राज्य के लिए भी एक नागरिकता होगी। तो ये जो है दोहरी नागरिकता का परिचायक हो जाता है, जैसा कि कुछ समय पहले तक अभी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। तो ये जो है दोहरी नागरिकता हमारे लिए क्या करता है, वो आपस में बंटवारे का, कलह का एक अखाड़ा बनता है। इसलिए भारत में एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया कि हम भारत के किसी भी प्रांत से हो, हम प्रांत के वासी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। तो गर्व से हमें कहना चाहिए कि हम क्या हैं, भारतीय हैं और हम इन भारतीय संविधान की विशेषताओं को अंगीकार करते हैं। तो इस प्रकार
हमने आपके लिए आपके एग्जाम के व्यू से सीधे सीधे प्रश्नों में समेटने का प्रयास किया है इस आंसर को, और यह लिखित रूप में है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। आप इसको नोट कर लें और अपने दिमाग में सेट कर लें। हो सकता है ये शब्द आपको हमारा अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप अपने शब्दों में इन तथ्य को जरूर रखने का प्रयास करें, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए भारतीय संविधान की विशेषताओं को रखने का प्रयास किया, जो सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय में भी और दीर्घोत्तरीय में भी। आशा है कि यहां से इस आंसर को करने के बाद आप इसकी तैयारी को पूर्ण कर लिए होंगे। और इसी के साथ इस कड़ी में हम अगली टॉपिक जो हमारी होगी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसको आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप इस क्लिप के माध्यम से अपने आंसर को तैयार करें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।